हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ये जो थियरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो 2020 की बोर्ड की एग्जाम हुई उसमें ये जो थियरी है वो 2 मार्क्स में पूछी थी। एक्चुअली ये थियरी जो है वो लंबी है, वो 4 मार्क्स में भी आ सकती है, 2 मार्क्स में भी आ सकती है। अब उसमें 4 मार्क्स में कितना लिखना है, 2 मार्क्स में कितना लिखना है, कौन से वक्त क्या लिखना है, कौन सा क्वेश्चन पूछे तब आपको क्या लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर ये पूरी जो थियरी है वो बहुत ही आपको अच्छी तरह से समझनी है तो ये जो मेरा वीडियो है वो पूरा ध्यान से देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो जनरली प्रिज्म के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, प्रिज्म आपने देखा भी होगा। उसमें क्या होता है कि प्रिज्म जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि वो ग्लास में से बनता है जनरली। तो जब भी हम प्रिज्म पर कोई लाइट रे, मान लो कि व्हाइट लाइट है, वो इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है कि वो जो व्हाइट लाइट है उसका स्प्लिटिंग होकर 7 कलर बन जाते हैं। क्लियर? तो आज हम एक्चुअली वो पार्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अलग वाला पार्ट कि अगर कोई इंसिडेंट रे है उसमें से जब रे रिफ्रैक्ट होता है तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे निकलता है उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। उसके हिसाब से जो एंगल बनेगा इमर्जेंट एंगल, तो वो जो डेविएशन होगा, ये सारी जो बातें हैं मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिगर से। तो फिगर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली कोई भी थियरी ले लो आप फिजिक्स की, तो उसमें आपको फिगर जो है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए और वो फिगर में से ही आपको अच्छे से थियरी भी लिखनी आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फिगर से। फिगर कैसे बनानी है वो ध्यान से देखना, ताकि आपको एग्जाम में या फिर वो ये थियरी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे जैसे मैं फिगर बनाता हूँ वो आप अच्छे से देखते रहिए, वो ऑब्जर्व करते रहिए और उसी के बेसिस पर आपको फिगर जो है वो भी आपकी नोटबुक में अच्छे से बनानी है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले फिगर वाले पार्ट से। तो यहाँ पर मैं एक प्रिज्म बना देता हूँ, एक बड़ा सा प्रिज्म मैंने बना दिया है। एक्चुअली यहाँ पर ले लेते हैं हम ए, यहाँ पर ले लेते हैं बी, यहाँ पर ले लेते हैं सी। क्लियर? अब एक रे जो है वो मैं यहाँ पर इंसिडेंट करवाता हूँ, जिसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर समझो पूरा, यहाँ पर P और ये जो पॉइंट है इंसिडेंट पॉइंट, जिसको हम नाम दे देते हैं Q। Q इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए बी सरफेस है। ए बी सरफेस एक्चुअली क्या है? इंटरफेस है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मान लो कि ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म को हमने एयर में रखा हुआ है। अब एयर में रखा हुआ है तो क्या होगा, ये जो मीडियम होगा वो एयर होगा, ये भी मीडियम एयर होगा और ये जो मीडियम है प्रिज्म वाला वो क्या होगा? ग्लास होगा। मतलब जब भी रे जो है वो यहां से यहां पर इंसिडेंट होता है इस सरफेस पर, तो यहां और यहां पर क्या हो जाएगा? मीडियम चेंज हो जाएगा और मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो अब ये जो पॉइंट होगा वो इंसिडेंट हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, ये भी जो है वो सरफेस है और ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब होगा क्या, यहां से जो होगा वो रे रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन चेंज होगी तो वो कहां पे जाएगा उसकी बात करते हैं। तो जनरली हमें पता है कि ये रेयर मीडियम है एयर, ये ग्लास है 1.5 ताकि वो डेंसर हो जाएगा। तो एरर में से जब डेंसर रेयर में से जब डेंसर में जाता है, एयर में से जब ग्लास में जाता है, तब क्या होगा कि ये जो रे होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने की वजह से ये जो रे है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली रे जाना चाहिए इस तरफ, अगर दूर जाता है तो इस तरफ जाएगा और नॉर्मल की तरफ जाता है तो इस तरफ जाएगा। समझ में आ गया पूरा? अब समझो ये हो गया यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो एंगल है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का एंगल जिसको हम बोलते हैं R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आगे की बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं पहले। तो समझो पहले ये जो रे है वो एक्चुअली अगर ये प्रिज्म ना होता
तो यहाँ पर जाना चाहिए था, सीधे सीधा जाता, लेकिन इसकी वजह से इस तरफ मुड़ गया, तो कितना वो डिविएट हुआ, तो इतना डिविएट हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा 1। समझ में आ गया पूरा। यहाँ पर जाना चाहिए था लेकिन इस तरफ जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। अब यहाँ पर देखो, ये फिर से इंटरफेस आ गया, क्योंकि यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर एयर है, दोनों को अलग करता हुआ सरफेस, जिसको बोलते हैं हम इंटरफेस। तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो आप समझो कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल हो गया, क्लियर। ये नॉर्मल बराबर, नॉर्मल से ये जो एंगल है, ये इसके लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल जिसको बोलते हैं हम R2, क्लियर। यहां से रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो रे कहां पे जाएगा वो डिसाइड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेंसर है, रेयर है, डेंसर में से रेयर में जब जाता है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब यहां से जब निकलेगा उसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, तो वो कहां पे जाएगा, दूर जाएगा नॉर्मल से। तो नॉर्मल से दूर जाने के लिए हम इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक्चुअली यहां पर समझो, एक बार रिफ्रैक्शन होता है तो जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार भी रिफ्रैक्शन हुआ, तो दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो ये जो है वो क्या होगा, इमर्जेंट रे, नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच का एंगल जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज डिनोटेड बाय E। ये आपको समझ में आ गया पूरा। तो ये R1 R2 EI ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर Q R लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं N। तो ये हो गया पूरा प्रिज्म का फिगर। अब समझो थोड़ा बहुत आगे, ये एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसकी बात करें तो ये जो रे है वो जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन जा रहा है इस तरफ, तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2, क्लियर। तो ये जो रे है वो इस तरफ जाना चाहिए था लेकिन इस तरफ गया, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। ये जो रे इस तरफ जाना चाहिए था लेकिन इस तरफ गया, तो ये जो एंगल मिला वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। अब समझो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिला। इसकी बात करें इंसिडेंट एंड इमर्जेंट की, तो इंसिडेंट रे जो है वो जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन इमर्जेंट जो है वो जा रहा है इस तरफ। मतलब ये दोनों का अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल मिलता है उसको क्या बोलेंगे, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। वो क्या हो जाएगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बराबर हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकते हैं। ये एंगल आप निकालो, ये एंगल निकालो, दोनों का एडिशन करो, मानो कि 30 है, मानो कि 45 है, तो 30 प्लस 45, तो ये एंगल कितना मिलेगा, 75 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा। तो इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली थियरी। ये पूरा आपको फिगर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं थियरी। नाउ देखो, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, आपको ये पूरा दिख रहा है एक्चुअली, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, उसमें आप देखो तो ये जो Q एंगल है, मतलब AQN एंगल AQN वो कितना है, 90, क्योंकि ये एक्चुअली नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सेम थिंग ये भी नॉर्मल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल ARN वो भी कितना हो जाएगा, 90। ये पूरा समझ में आ रहा है पूरा। अब देखो कि ये जो टोटल एंगल है, ये एंगल A, ये Q, ये R और ये N, चारों चार का एडिशन कितना होगा, 360 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन इस दोनों चारों में से दो का एडिशन तो 180 हो गया 90 के हिसाब से, तो उसका मतलब क्या होगा, ये एंगल A एंड ये एंगल N, उस दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। सो
ए प्लस एंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। समझ में आ रहा है पूरा। अब इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब हम ट्रायंगल की बात करें, क्यू आर एन, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर एन, क्यू आर एन। अब समझो ट्रायंगल के तीन एंगल का एडिशन कितना होगा, 180। दैट मीन्स R1 R2 एंड एंगल क्यू एन आर, तीन का एडिशन 180 हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180। इसको नंबर दे देते हैं। 1 एंड 2 की बात करें, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा कि ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर। यहां पर आप समझो क्यू एन आर कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसको नंबर हम 3 देते हैं। यहां तक समझ में आ गया पूरा। अब बात करते हैं हम डेल्टा की। तो टोटल एंगल कितना है भाई, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब समझो, एग्जैक्टली समझना पूरा कि ये जो आई है तो ये पूरा कितना होना चाहिए आई, समझना, ये और ये, तो ये पूरा आई है तो ये पूरा कितना होना चाहिए आई। लेकिन ये पूरा कितना है इस फिगर के हिसाब से, डेल्टा 1 प्लस R1, समझ में आ रहा है पूरा। ये टोटल कितना है डेल्टा 1 प्लस R1, ये पूरा कितना है आई। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। तो डेल्टा 1 को सब्जेक्ट बनाओ तो I माइनस R1 लिख सकते हो आप। क्लियर। सेम थिंग यहाँ पर आप समझो तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझो तो डेल्टा 2 यहाँ पर है, डेल्टा 2 यहाँ पर है, यहाँ पर, और सेम थिंग यहाँ पर आप देखो, E जो है वो पूरा E है, ये डेल्टा 2 है तो डेल्टा 2 ये भी हो सकता है। तो डेल्टा 2 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो E बराबर डेल्टा 2 प्लस R2, दैट मीन्स डेल्टा 2 इज इक्वल टू E माइनस R2। ये समझ में आ गया पूरा। अब ये दोनों वैल्यू है डेल्टा 1 डेल्टा 2 की, वो डेल्टा 1 इस पे पुट अप कर देते हैं। तो सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, नाउ डेल्टा 1 इज इक्वल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की जगह में क्या मिला, I माइनस R1, डेल्टा 2 की जगह क्या मिला, E माइनस R2। अब यहाँ पर हम I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, I प्लस E माइनस अगर कॉमन निकाल दे तो R1 प्लस R2 बराबर किसके बराबर, डेल्टा के बराबर। बट R1 प्लस R2 क्या है, 3 के अकॉर्डिंग A है, तो I प्लस E माइनस A किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा का फॉर्मूला मिला वो कितना मिला, I प्लस E माइनस A। ये समझ में आ गया पूरा। ये हुआ एक पार्ट थियरी का। लास्ट टाइम जो बोर्ड की एग्जाम थी 2020 की, उसमें यहाँ तक पूछा था। मतलब आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, डिराइव दिस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, या फिर डिराइव द एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर्मूला ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंड A इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। A जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल पूछते हैं इसके बेसिस पर और आपको ऐसा दिया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, तो आपको A बराबर 60 लिखना है। क्लियर। I जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट, और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इमर्जेंट रे एक्चुअली दूसरे सरफेस का रिफ्रैक्टेड रे ही है,
लेकिन वो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे। एंड इमर्जेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल, उसके बीच का अगर रिलेशन बताता हुआ कोई ग्राफ ड्रॉ करे तो वो ग्राफ कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपको प्रैक्टिकल में भी आता है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम बोलेंगे डेल्टा, और यहाँ पर अगर लेते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको बोलेंगे हम आई, तो आप देखो तो जैसे जैसे हम आई को चेंज करेंगे यहाँ पर ई एंड ए जो होगा वो तो फिक्स होगा। जैसे जैसे हम आई को चेंज करेंगे डेल्टा भी चेंज होगा, साथों साथ ई भी चेंज होगा। तो आई को जैसे जैसे चेंज करेंगे हम डेल्टा जो होगा वो चेंज होगा। तो अगर हम डेल्टा वर्सेस आई का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समझना पूरा कॉन्सेप्ट कि ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। मतलब क्या हुआ कि ये मान लो कि कुछ एंगल है, सपोज ये मान लो कि कुछ एंगल है, ये मान लो कि कुछ एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन कुछ इतना था। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हुआ। अगर मैंने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे भी डिक्रीज हुआ। अगर उसके बाद में बढ़ाता हूं तो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होने लगता है। मतलब यहाँ पर हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिली एंगल ऑफ डेविएशन की कि जो सबसे छोटी है। यहाँ पर मान लो कि 50 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 है, फिर से यहाँ पर 40, 50, 60 ऐसा होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर 30 इज द मिनिमम वैल्यू। तो एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम जो वैल्यू मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। और उस वक्त का एंगल जो है वो आई, वो कितना होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। मतलब इसी का भाग, लेकिन उसका आगे वाला टॉपिक। ये आपको ग्राफ जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब जब हम आई को चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा, और कुछ आई पर हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी एंगल की, एंगल ऑफ डेविएशन की, जो सबसे छोटा होगा, मतलब मिनिमम होगा। उसके बाद हम अगर वो आई को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो है वो उसी के बेसिस पर मिलेगी। तो उसकी कंडीशन क्या है, वो अगर प्रैक्टिकल के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं तो वो जो कंडीशन आती है तो वो कंडीशन कौन सी है, I इज इक्वल टू ई है। जब ये I एंड E दोनों की वैल्यू सेम है तभी ना तभी हमें ये जो डेविएशन है वो मिनिमम मिलेगा। उसके अलावा आप कोई भी कंडीशन ले लो, आपको ये जो डेल्टा है वो ज्यादा ही मिलेगा। कब कंडीशन वो छोटा कब होगा, जब आई एंड ई जो है वो इक्वल है, तभी ना तभी वो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा। उसके अलावा कभी भी, मतलब कोई भी टाइम पर वो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम नहीं होगा। तो कब बात करते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, वो भी मिनिमम के कंडीशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की बात करें अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट में, मिनिमम डेविएशन जिसको हम बोलते हैं डीएम। क्लियर, बुक में क्या लिखा है, डीएम। अब कंडीशन मैंने क्या बताया मिनिमम डेविएशन के लिए कि आई बराबर जो है वो कितना होना चाहिए, ई। और अगर आई बराबर ई है तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं फटाफट बता देता हूं कि अगर हम स्नेल्स लॉ यहां पर यूज करें तो N1 sin I, N1 यहां पर मैं लिख देता हूं वैसे, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1। यहां पर अगर हम ये सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ यूज करें तो अगर ये सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है E। तो किस में से गया, N2 में से, तो N2 sin R2 इज इक्वल टू बाहर निकला तो N1 sin E। ये समझ में आ गया पूरा। अगर I एंड E दोनों सेम है, ये तो दोनों सेम है ही, N1 I एंड E दोनों सेम है तो ये पूरा का पूरा टर्म सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे अगर आप कंपेयर करते हो तो
तो n2 sin r1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 sin r2, n2 n2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin r1 बराबर क्या हो जाएगा, sin r2, एंड sin r1 बराबर sin r2 है, तो ऑटोमेटिकली r1 बराबर r2 हो जाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो आप r1 बराबर r2 डायरेक्टली लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम आगे, तो अगर r1 बराबर r2 है तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था ए का, एंगल ऑफ डीवीआर है, एंगल ऑफ प्रिज्म का, ए इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो उसमें अगर हम r1 बराबर r2 बराबर एक कॉमन r लिख देते हैं, सपोज यहाँ पर मैं लिख दूं, सपोज r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, देन a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू r1 की जगह r, r2 की जगह भी r, तो r प्लस r मतलब 2r, तो a, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये जो है इसको अगर हम नंबर 4 दे देते हैं सपोज, तो इसको नंबर 5 देते हैं सपोज, r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। अब बात करते हैं हम ये वाले फॉर्मूला से कि अगर हम i बराबर e लेते हैं, क्लियर, तो e की जगह हम क्या लिखेंगे, i, तो डेल्टा, और जब e के बराबर i लिखते हैं तो डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dm, क्योंकि वही कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन की, समझ में आ रहा है पूरा। तो e की जगह मैं i लिखूं तो यहाँ पर i प्लस i, और यहाँ पर डेल्टा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, dm, तो dm इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 4, ऐसा लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू i की जगह i, e की जगह i माइनस a, क्लियर। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब हम आगे की बात करें तो क्या होगा कि i प्लस i, तो dm बराबर क्या हो जाएगा, 2i माइनस a, तो ये को इस साइड लाते हैं तो dm प्लस a इज इक्वल टू 2i, तो i बराबर कितना हो जाएगा, dm प्लस a डिवाइडेड बाई 2, इसको नंबर 6 देते हैं। मतलब हमें r मिल गया, i मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये सरफेस पर, AB सरफेस पर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ आपको यूज करना आना चाहिए, समझ लो। यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो n1 इस तरफ है, n2 इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, n1 अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB, तो क्या हो जाएगा, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r1 लिख सकते हो आप, बट r1 की जगह आप r लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर i की जगह हम क्या लिखेंगे, n1 sin i की जगह क्या हो जाएगा, dm प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n2 sin r1 की जगह आप r लिख सकते हो, और r की जगह क्या एक्चुअली a/2, तो a/2 अगर हम n2 डिवाइडेड बाई n1 कर दे तो n2 डिवाइडेड बाई n1, तो sin dm प्लस a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई sin a/2। तो ये फॉर्मूला हो गया रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये समझ में आ गया पूरा। तो ये जो फॉर्मूला है वो भी आपको अगर डिराइव करने का पूछते हैं, या फिर आपको ऐसा पूछते हैं कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, तो आपको यहाँ तक लिखना है, 4 मार्क्स में पूछे तो। अगर आपको ऐसा ही पूछते हैं कि एक्सप्लेन मिनिमम डेविएशन इन रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, और आपको 2 ही मार्क्स में पूछा है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और ये पूरा लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला जो आगे मैंने बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस e माइनस ए वाला, वो लिखना है, वी नो दैट करके, और यहाँ से आप पूरा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 4 मार्क्स में पूछे तो यहाँ तक आपको पूरे का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये पूरा लिखना है। अब आगे की बात करें तो समझो कि अगर ये जो एंगल है a/2, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर ये जो पूरा एंगल बनता है साइन के बाद ये पूरा एंगल बनता है, वो छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो अगर एंगल की वैल्यू बहुत ही छोटी है
तो साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू एंगल लिख सकते हो, जैसे हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हो थीटा लिख सकते हो, समझ में आ रहा है पूरा। तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा बराबर थीटा लिखे तो साइन थीटा निकाले तो क्या रहेगा dm प्लस a डिवाइड बाई 2। तो अब आगे की बात करें तो n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू dm प्लस a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ a बाय 2। ये समझ में आ गया पूरा। तो n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू dm प्लस a, और यहाँ पर 2 पर जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर मैं आगे एक स्टेप लिख दूँ 2 डिवाइडेड बाय a, तो dm प्लस a डिवाइडेड बाय a किसके बराबर n2 डिवाइडेड बाय n1 के बराबर। अगर मान लो कि ये जो प्रिज्म है वो हमने एयर में रखा है तो n1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और n2 की जगह मैं n लिखता हूँ वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dm प्लस a डिवाइडेड बाय a। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट बनाए तो n इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dm प्लस a। अगर मैं a को इधर ले जाऊँ dm को सब्जेक्ट बनाऊँ तो dm बराबर क्या हो जाएगा na माइनस a। अगर a को कॉमन निकाल देते हैं तो n माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला है कि जब एंगल बहुत ही छोटा है तब मिनिमम डिविएशन एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन जो है वो ये भी है। तो ये पूरा समझ में आ गया आपको। तो ये जो थियरी है वो आपको अच्छे से लिखनी है और यहाँ तक पूरा एंड तक समझना है।